हेलो, नमस्कार फ्रेंड। राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे हिसाब से आपकी तैयारी जो है टीजीटी पीजीटी की अच्छी चल रही होगी। और देखिए, हम आपके लिए रीतकाल का वीडियो लेकर आ गए। रीतकाल स्टार्ट कर दिए हैं और ये हमारा पहला वीडियो है जो पर इसी प्रकार रीतकाल के हम यहाँ पे 400 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उसके बाद में रीतकाल के आगे भारतेंदु युग पे चलेंगे। इसी प्रकार सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के हैं और जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप यहाँ पे अपना आकलन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन है? पूछ रहा है कालक्रम की दृष्टि से, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन है? तो केशवदास, कृपाराम, चिंतामण, बिहारी। तो कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन है? तो कालक्रम की दृष्टि से है कृपाराम। ठीक है, आप लोग अपने आंसर देते रहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। रीतकाल की समय सीमा क्या है? रीतकाल की समय सीमा क्या है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। रीतकाल की समय सीमा क्या है? सन 1643 से ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और सन 1600 से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, सन 1650 से 1857 ईस्वी तक का कौन सा होगा? तो रीतकाल की समय सीमा क्या है? सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, ठीक है, रीतकाल की समय सीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना, बताइए आप लोग। तो केशव, कृपाराम, चिंतामण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसको माना? डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो है केशव दास जी को माना है रीतकाल का प्रवर्तक, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीतकाल का प्रवर्तक माना। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को किस नाम से पुकारा, बताइए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतकाल को किस नाम से पुकारा? वीरकाल, श्रृंगार काल, अपकर्ष काल, रीतकाल। तो आचार्य विश्वनाथ काल ने किस काल से पुकारा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये पुकारा है श्रृंगार काल के नाम से, ठीक है। फ्रेंड, वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, लाइक करने में आपका कुछ नहीं चला जाता, ठीक है। रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? आंसर कीजिए। रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है, बताइए। केशवदास, बिहारी, चिंतामण, घनानंद। तो रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है, बताइए। तो ये चिंतामण से आरंभ होती है, चिंतामण से, ठीक है। अविरल परंपरा, रीतकाल की अविरल परंपरा चिंतामण से आरंभ होती है। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किस ग्रंथों का प्रभाव है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो काव्य अलंकार, व्रत रत्नाकर और शिवराज भूषण, कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश, इनमें से सभी का। तो इसमें कौन सा होगा, बताइए। तो इसमें कौन सा होगा? आप लोग आंसर कीजिए। तो एक कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश का प्रभाव है, ठीक है। जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश ग्रंथों का प्रभाव है, ठीक है। इस प्रकार अब चलते हैं। रीत शब्द का सामान्य अर्थ है। रीत शब्द का सामान्य अर्थ है, बताइए। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। रीत शब्द का सामान्य अर्थ है क्या है? नाम विशेष, पद्धति विशेष, सिद्धांत विशेष, काव्य रूप। क्या होगा, बताइए। तो रीत शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो ये पद्धति विशेष होगा, ठीक। पद्धति विशेष रीतकाल का रीत शब्द का सामान्य अर्थ है पद्धति विशेष, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया? आंसर कीजिए जल्दी से। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो कृपाराम, केशवदास, मतिराम, चिंतामण।
तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया? तो ये इन्होंने चिंतामणि को स्वीकार किया। चिंतामणि को शुक्ल जी ने चिंतामणि को स्वीकार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको बार बार रिवाइज कीजिए जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या निर्धारित किया? बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या निर्धारित किया है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो संवत 1700 से 1900, संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1750 से संवत 1900, संवत 1650 से संवत 1950। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार बताइए रीतकाल का समय क्या निर्धारित? तो ये संवत 1700 से 1900 निर्धारित किया है। ठीक, आचार्य शुक्ल ने 1700 से 1900। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतकाल के लिए क्या नाम दिया है? बताइए। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतकाल के लिए क्या नाम दिया? बताइए। रीतकाल, रीतयुग, अलंकार काल, रीतकाल। तो क्या नाम दिया? बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतकाल के लिए क्या नाम दिया? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतकाल के लिए रीतयुग नाम दिया है। रीतयुग नाम दिया श्याम सुंदर दास जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतकाल का समय निर्धारित किया है। बताइए क्या निर्धारित किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतकाल का समय निर्धारित किया। तो क्या निर्धारित? 1650 से 1850 ईस्वी, संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ठीक, और 1700 से 1900 ईस्वी। ठीक, 1791 ईस्वी से 1889 ईस्वी क्या निर्धारित? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1700 से 1900 ईस्वी रीतकाल का समय निर्धारित किया है। ठीक है, 1700 से 1900 ईस्वी। रीतकाल के लिए अपकर्ष काल की नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया है? बताइए। रीतकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया? बताइए। गणपत चंद्र गुप्त, रमाशंकर शुक्ल रसाल, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु। किसने अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया है? तो बताइए किसने प्रयोग किया? तो किसने? तो रीतकाल के लिए अपकर्ष काल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने प्रयोग किया है। ठीक, अपकर्ष काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो किसने कहा? मिश्र बंधुओं, ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल। तो रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक, मिश्र बंधुओं ने। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? तो रीतकाल, रीतकाव्य, श्रृंगार काल, चारण काल। तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? तो रीतकाव्य नाम दिया, रीतकाव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? बताइए। तो रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य शुक्ल। किसने कहा? बताइए। तो इन्होंने कहा रीतकाल को कलाकाल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कलाकाल कहा। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? बताइए। संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, रीत काव्य। तो रीत काव्य दरबारी काव्य कहलाता है। रीत काव्य दरबारी काव्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है। बताइए क्या है? निम्न में रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता, युद्धों का वर्णन, विलासिता का अभाव, प्रकृति चित्रण। तो रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर
अपने ग्रंथों की रचना की वे कहलाते हैं। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीत मुक्त, कोई नहीं। तो जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की वे रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीतबद्ध, ठीक, शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की रीतिबद्ध कवियों ने। रीतकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो बताइए, 2, 3, 4, 5। रीतकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये 3 काव्यों में बांटा जाता है। रीतकालीन काव्य को रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतमुक्त। रीतकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। अगला, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन दो भागों में बांटा है? बताइए। रीति सिद्ध व रीतिबद्ध, रीति मुक्त व रीति सिद्ध, रीति सिद्ध व रीति मुक्त एवं रीतिबद्ध, रीति ग्रंथकार व अन्य कवि। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन दो भागों में बांटा? तो रीति ग्रंथकार व अन्य कवियों में बांटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? तो रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? बताइए। अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रजभाषा। रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? तो ये ब्रजभाषा है। रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतकाल नाम में आए रीत शब्द का क्या अर्थ है? रीतकाल नाम में आए रीत शब्द का क्या अर्थ है? प्रतीक, योजना, काव्यांग, विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति। तो यही होगा, काव्यांग, विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति। ठीक। रीतकाल में आए रीत शब्द का क्या अर्थ है? काव्यांग, विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देती, हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवि आचार्यों को नहीं मानता? आचार्य नहीं। बताइए, हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवि आचार्यों को नहीं मानता है? आचार्य नहीं। डॉक्टर महेंद्र कुमार, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवि आचार्यों को कभी नहीं मानता है? कभी ही मानता है, आचार्य नहीं मानता। ठीक, कभी ही मानता, आचार्य नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ होता है? लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ होता है? अर्थ क्या होता है? लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बताइए। खंड का, वीर का, महाकाव्य का, काव्यांग निरूपक ग्रंथ। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ होता है काव्यांग निरूपक ग्रंथ होता है। काव्यांग निरूपक ग्रंथ। रीतिकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी रही है? भानुदत्त की कृति रसमंजरी रही है। बताइए। तो वीर काव्य, नीति काव्य, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद, अलंकार ग्रंथ हो। तो ये श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद की रही है। ठीक है। पूछ रहा है, रीतिकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी रही है? तो ये भानुदत्त की कृति रसमंजरी श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद की कृति रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? रीत काव्य के प्रणेताओं को आचार्य नगेंद्र किस प्रकार के आचार्य? तो कवि शिक्षक आचार्य नगेंद्र मानते हैं। कवि शिक्षक आचार्य यही मानते हैं, कवि शिक्षक आचार्य मानते हैं। रीत काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेंद्र कवि शिक्षक आचार्य मानते हैं। कवि शिक्षक आचार्य मानते हैं। रीत काल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि है। वास्तव में ये दोनों रीत काल के दो छोर हैं। बताइए, किस आलोचक ने कहा? रीत काल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि है। वास्तव में ये दोनों रीत काल के दो छोर हैं। किस आलोचक ने कहा? बताइए। डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी किसने कहा है बताइए, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। ठीक, विश्वनाथ त्रिपाठी। रीत काल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्मा का अंतिम श्रेष्ठ कवि है। वास्तव में ये दोनों रीत काल के दो छोर हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा ये। रीत काल की कौन सी काव्यधारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित है? बताइए, रीत काल की कौन सी काव्यधारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित है? तो रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीतिबद्ध कौन सी होगी? तो रीत मुक्त काव्यधारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित। रीत मुक्त काव्यधारा, ठीक, फारसी साहित्य से प्रभावित है। रीत काल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? काल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है बताइए? तो रीत काल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ब्रजभाषा विकास, श्रृंगारिकता, अलंकार, प्रियता, लक्षण ग्रंथ। तो रीत काल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो किसको कहा जाता है? तो ब्रजभाषा विकास को स्वर्ण युग कहा जाता है। रीत काल के ब्रजभाषा विकास को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। रीत काल के पतन का क्या कारण था बताइए? आंसर कीजिए जल्दी से। रीत काल के पतन का क्या कारण था पूछ रहा है। जीवन निरपेक्षता, चमत्कार, प्रियता, रसिक दरबारी जीवन, उपयुक्त सभी। तो आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो जीवन निरपेक्षता भी थी, चमत्कार प्रियता भी थी, रसिक दरबारी जीवन ये भी था, उपयुक्त सभी था। ठीक, सभी, उपयुक्त सभी था। ठीक है। रीत के पतन का कारण ये सभी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा है, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है। बताइए, निजी प्रवृत्ति कैसी? परकीय प्रेम की, गारहस्थिक प्रेम की, काल्पनिक प्रेम की, सूक्ष्म अशरीरी। तो कौन सा होगा? तो रीत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति सूक्ष्म अशरीरी रही है। सूक्ष्म अशरीरी, ठीक, सूक्ष्म अशरीरी रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? पूछ रहा है रीत काल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? पूछ रहा उपयुक्त नहीं है। ठीक, तो कौन सा? रीत कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं, ये गलत है। रीत काल की प्रधान प्रवृत्ति रीत निरूपण की थी, यह सही है। रीतकालीन काव्य का प्रधान रस श्रृंगार था, सही। रीत कवियों में राजाश्रय की प्रवृत्ति थी, ये भी सही। तो कौन सा उपयुक्त नहीं पूछ रहा? तो यही होगा, रीत कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं, यही उपयुक्त नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल के में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति थी, बताइए। रीत काल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति थी गौरवपूर्ण, अत्यंत दयनीय, विकास समान, सामान्य एवं सहज। कौन सी थी? तो रीत काल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति थी, कैसी थी? तो ये थी अत्यंत दयनीय थी, अत्यंत दयनीय थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? कौन सा कवि सर्वांग निरूपक नहीं है पूछ रहा। तो चिंतामणि, कुलपति मिश्र, घनानंद देव। कौन सा होगा? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, बताइए कौन सा कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? तो ये देखिए, घनानंद नहीं है, चिंतामणि तो है, कुलपति मिश्र भी है, देव भी है, ये घनानंद सर्वांग निरूपक नहीं है। कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। रीतिबद्ध पूछ रहा है। ठीक है। तो कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसमें नेवाज हैं रीतिबद्ध के, सेनापति है, रसनिधि, ये सभी हैं रीतिबद्ध के। दूल्हा नहीं है, दूल्हा। ठीक, रीतिबद्ध के दूल्हा नहीं है। रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कौन सा होगा इसमें? कौन? रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? तो कौन थे? भिखारी दास, कुलपति मिश्र, रसलीन, चिंतामणि।
तो किसका मणिमाल नाम था बताइए? तो चिंतामणि का नाम मणिमाल था, चिंतामणि का। रीतकालीन कवियों को आंसर कीजिए। रीतकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया? बताइए जल्दी से। रीतकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसने किया? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, किसने किया है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने किया, डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीत कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से। रीत कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, उपयुक्त सभी। एक सेकेंड फ्रेंड, अभी आ रहे हैं, 2 मिनट। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि काव्य पूछ रहा है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविक्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? बताइए, कथन किस आलोचक का है, किसका है? तो ये किसने कहा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीत सिद्ध धारा के प्रधान कवि हैं। रीत सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? तो ये रीत सिद्ध धारा के प्रधान कवि हैं बिहारी। ठीक, बिहारी जी। गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? बताइए, गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? तो ये किसके संदर्भ में है? गागर में सागर किसने भरा? बिहारी जी ने भरा है। ठीक है, तो इसमें बिहारी होगा आंसर। ठीक, बिहारी जी ने भरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बताइए कितने दोहे हैं? तो 719, 710, 700, 720। तो 719 है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये 700 दोहे हैं। ठीक, 700 दोहे हैं, उन्होंने 700 माने हैं, और वैसे 719, कहीं कहीं 713, हाँ तो 719 होगा। ठीक है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखा है? बताइए, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखा है? तो ये लिखा आनंदीलाल शर्मा ने, आनंदीलाल शर्मा ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं। करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं। कौन है? रहीम, बिहारी, विक्रम, सूरदास। तो इसमें होगा बिहारी। देखिए, ये आया GIC PGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। GIC PGT 2009 में आया है, तो ये बिहारी होगा इसमें आंसर। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीका लिखी गई है? बताइए। तो ये बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? बताइए। तो गाथा सप्तशती, अमृत शतक, आर्या सप्तशती, किसी का नहीं। तो बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, गाथा सप्तशती का। अगला, बिहारी कवि हैं। बताइए, बिहारी कवि हैं, कैसे हैं? तो बिहारी रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध। तो रीति सिद्ध कवि है बिहारी, रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है? बताइए, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बताइए जल्दी से।
तो क्या है इसमें, क्या होगा? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, पिंगल वर्ण, नायिका भेद वर्ण, प्रतीकों का नपातुला प्रयोग। कौन सा होगा? तो ये कल्पना की समाहार शक्ति होगा। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के, जयपुर नरेश जय सिंह के, नागलपुर के सुर भोसला मकरंद शाह के। तो इसमें जयपुर नरेश जय सिंह के बिहारी दरबारी कवि थे। जयपुर नरेश जय सिंह के बिहारी दरबारी कवि थे। जयपुर नरेश जय सिंह के बिहारी दरबारी कवि थे। ठीक, इस प्रकार अगला देखते हैं। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? आंसर कीजिए जल्दी से। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य, गौड़ी, राधा वल्लभ, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म ग्वालियर, जानिए। तो ये इनका जन्म जो है तरुणाई आई सुगर मथुरा बस ससुराल, याद नहीं आ रहा तो हाँ इनका है जन्म ग्वालियर, जानिए। सॉरी फ्रेंड, याद नहीं आ रहा वरना आप भी बताते। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मथुरा, जयपुर, उन्नाव, ग्वालियर। तो इनका ग्वालियर में हुआ था। बिहारी का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। ठीक, बिहारी की वाग्विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? बताइए, बिहारी की वाग्विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचनात्मक कृति है। बिहारी की वाग्विभूति विश्वनाथ प्रसाद की आलोचनात्मक कृति है। सतसैया के दोहरे, जीव नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह प्रशंसात्मक उक्ति किस कवि की ओर संकेत करती है? बताइए। तो ये किस कवि की ओर करती है? तो ये बिहारी की ओर करती है। सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह इनके लिए है, बिहारी के विषय में कहा गया। बिहारी का जन्म हुआ था, बताइए कब हुआ था? बताइए बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595, 1575, 1555, 1695। तो 1595 ईस्वी में बिहारी जी का जन्म हुआ था। 1595 ईस्वी में बिहारी जी का जन्म हुआ था। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया है? श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। ये बताइए जल्दी से कमेंट में किसने किया है। तो किसने किया? तो पंडित परमानंद ने किया, पंडित परमानंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी का हुआ उतना और किसी का का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता। कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? बताइए जल्दी से। तो बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? विश्वनाथ प्रसाद ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कवि कृष्ण कवि कर्णेश किसने लिखी? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये की है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। आप लोग आंसर अपने अपने कर दिया करें। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं। बताइए कौन है? तो कौन होंगे? तो इसमें कौन बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं? तो ये भगवान देव हैं, भगवान देव।
बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान भगवान दीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति का तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बताइए, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो बिहारी सेनापति चिंतामण केशवदास। किसने नहीं लिखा? तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इस कथन के प्रयोक्ता कौन है? बताइए। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इस कथन के प्रयोक्ता कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। गारसा दत्ता, सी ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये होंगे ग्रियर्सन। ठीक। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इस कथन के प्रयोक्ता है ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार है कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार, पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन। कौन है? बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार है पदम सिंह शर्मा जी। पदम सिंह शर्मा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार पंचाशिका की रचना किस कवि ने की है? अलंकार पंचाशिका की रचना किस कवि ने की है? तो सेनापति मतीराम सूदन जसवंत सिंह। किसने की है? तो अलंकार पंचाशिका की रचना की है मतीराम ने अपनी मति लगाकर अलंकार पंचाशिका की रचना मतीराम जी ने की है। ठीक फ्रेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे कंटेंट आपको देने वाली हूँ। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? और वीडियो को अपने जहाँ भी ग्रुप हो आपके, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड हो तो वहाँ पे आप लोग शेयर कीजिए ज़रूर। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? बिहारी, बोधा, ठाकुर, मतीराम। बताइए कौन था? तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि था मतीराम। ये भी GIC PGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा? बताइए। तो भूषण का लक्षण ग्रंथ है शिवराज भूषण। ठीक, शिवराज भूषण। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की? भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? तो किसने की है? भूषण की भाषा की आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट में बताते रहिए। ठीक है। भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? बताइए। भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? तो किसके थे? छत्रसाल शिवाजी के। भूषण छत्रसाल शिवाजी के राज्याश्रित कवि थे। भूषण छत्रसाल शिवाजी के राज्याश्रित कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? बताइए। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? तो ये चित्रकूट नरेश सोलंकी ने दिया। कवि भूषण को भूषण की उपाधि चित्रकूट नरेश सोलंकी ने दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? बताइए। रीतकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? तो कौन थे वो? तो केशवदास, पद्माकर, भूषण, बिहारी। तो ये भूषण थे। भूषण की रीतकालीन कवि भूषण की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था। ठीक। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? बताइए। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? तो कबीर, भूषण, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है भूषण कवि को। भूषण कवि। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रीत काल में श्रृंगार
रीत काल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे है? तो रीत काल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय भूषण को है। भूषण, ठीक, भूषण वीर रस के कवि थे। ठीक है, अगला यहाँ देखते हैं, थोड़ा जिसे मिलान करना है तो आप लोग बताइए, जल्दी से मिलान कीजिए। तो जैसे देव हो गए, देव का कौन सा होगा? राग रत्नाकर। देव का हो गया राग रत्नाकर, और सुखदेव मिश्र का कौन सा हो गया? व्रत विचार। ठीक, ये तो सामने सामने। देव का हो गया राग रत्नाकर, सुखदेव मिश्र व्रत विचार, श्रीधर का जंगनामा, और वर वध विनोद, कालिदास त्रिवेदी का वर वध विनोद। तो इस प्रकार कौन सा होगा हमारा? तो पहले होगा राग रत्नाकर, फिर व्रत विचार, फिर होगा जंगनामा, फिर होगा वर वध विनोद। तो ये हमारा थर्ड वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है, बताइए जल्दी से। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई? तो 7 मानी गई। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या 7 मानी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? बताइए, रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? 1610, 1605, 1601, 1695। तो इसमें 1601 होगा। ठीक, आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या 7 है। रामचंद्रिका की रचना 1601 में हुई। ठीक, 1 में, और ये 7 पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? बताइए, छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? तो ये रामचंद्रिका में है। छंदों का वैविध्य केशव के रामचंद्रिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशव दास का जन्म कब हुआ था? केशव दास का जन्म कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास का जन्म 1555 में हुआ। ठीक, 55 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? बताइए, केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कौन सा ग्रंथ होगा? तो ये जहांगीर जस चंद्रिका होगा। जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? बताइए, एक रात में की थी। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में? तो ये रामचंद्रिका की रचना की थी एक रात में। केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी 1601 ईस्वी में। ठीक, 1601 ईस्वी में केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? तो ये रामचंद्रिका की थी, और सन 1601 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। बताइए कौन सा? हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है कौन? रसिक प्रिया, नेशरचरी, चिंतामणि, कविप्रिया। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है किसे? तो ये कविप्रिया को माना जाता है, कविप्रिया को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? आचार्य शुक्ल ने उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। किसे कहा है? तो ये केशव दास जी को कहा। आचार्य शुक्ल ने उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी केशव दास जी को कहा। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना, अंक विभाजन, अलंकार योजना, रस योजना। तो केशव को सर्वाधिक मतलब सफलता कहाँ पे मिली? रामचंद्रिका में। तो ये मिली है संवाद योजना में सर्वाधिक सफलता। रामचंद्रिका में
केशवदास को सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली है, संवाद योजना में मिली। केशव को कभी हृदय नहीं मिला कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया? बताइए। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि कहा घोषित किया? बताइए किसने घोषित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घोषित किया। केशव को हृदयहीन कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? बताइए। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? आचार्य पदम सिंह शर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा? बताइए। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? ठीक। केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? बताइए, आंसर कीजिए, बताइए। तो राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। केशव ने कविप्रिया की रचना राय प्रवीण गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है? बताइए। कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है? बताइए क्या नाम है? तो है केशव की काव्य कला। उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। अगला क्वेश्चन। विज्ञान गीता किसकी कृति है? बताइए। विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो ये किसकी है? चिंतामणि केशवदास, तुलसीदास, कृष्णदास। तो ये केशवदास की। विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। सेनापति का कवित्र रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? सेनापति का कवित्र रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? बताइए किस प्रकार का ग्रंथ है? नीति संबंधी, वीर रस संबंधी, श्रृंगार संबंधी, भक्ति संबंधी। तो सेनापति का कवित्र रत्नाकर जो है भक्ति संबंधी ग्रंथ है, भक्ति संबंधी कवित्र रत्नाकर। मतिराम की कृति व्रत कौमुदी, मतिराम की कृति व्रत कौमुदी का वर्ण विषय है? बताइए। मतिराम की कृति व्रत कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो मतिराम की कृति व्रत कौमुदी का वर्ण विषय है छंद। ठीक, छंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र भूषण के लेखक हैं। रामचंद्र भूषण के लेखक कौन है? बताइए। तुलसी, रहीम, तोष, गोप। कौन है? बताइए। रामचंद्र भूषण के लेखक हैं गोप। अगला क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत स्थान दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत स्थान दिया है? बताइए। तो रीतकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, किसी में नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को जो है भक्ति काल के अंतर्गत भी स्थान दिया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक है? बताइए। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक कौन है? तो मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन। तो कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये है मिश्र बंधु। ठीक। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले